हेलो गाइस, वेलकम टू बीके ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक्स चैप्टर नंबर 5, जो कि है आपका इंडिगो। तो आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इंडिगो का मीनिंग क्या होता है। इंडिगो मतलब एक ऐसा प्लांट होता है जिससे हम लोग ब्लू कलर निकालते हैं। इसको हिंदी में नील भी बोलते हैं, नील का पौधा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अबाउट द ऑथर। तो इस स्टोरी के ऑथर है लुइस फिशर, हु वॉज बोर्न इन फिलाडेल्फिया। लुइस फिशर का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। इन्होंने वॉलंटियर के रूप में ब्रिटिश आर्मी में सर्व किया था बिटवीन 1918 एंड 1920। वॉलंटियर मतलब बिना किसी का दबाव में आके खुद से आर्मी को सर्विस दिया था। फिशर मेड अ कैरियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो ये आगे जाके फिर जर्नलिस्ट में अपना करियर बनाए और इन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा, द सेंचुरी रिव्यू एंड फॉर द यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस, इन जगह के लिए लिखा। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक मेंबर ऑफ फैकल्टी थे ये। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो इन्होंने एक बुक लिखा था लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उस बुक का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर निकाल के दिया गया है। आज का जो स्टोरी है हमारा, द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। सो टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट द्वारा इस बुक को, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इस बुक को वन ऑफ द बेस्ट बुक्स बोला गया है जो कि गांधी के ऊपर लिखा गया है। तो ये था अबाउट द ऑथर। अब आगे देखते हैं, अपना स्टोरी शुरू करते हैं। तो ऑथर जो है लुइस फिशर, वो बोलते हैं कि When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम in central India, he said। तो जब लुइस फिशर क्या करते हैं, गांधी जी से पहली बार मिलते हैं 1942 में मिलते हैं उनके आश्रम में, और उनका आश्रम है सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया में। तो गांधी जी बोलते हैं उनसे, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। हम आपको बताते हैं ये सब कैसे हुआ। गांधी जी बोलते हैं लुइस फिशर को, दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। ये कैसे हुआ कि मैंने ये डिसाइड किया कि ब्रिटिश को अब इंडिया छोड़ के जाना चाहिए। तो गांधी जी बताते हैं कि उन्होंने कैसे ये सब डिसीजन लिया। इट वॉज इन 1917, मतलब ये सब का शुरुआत 1917 में शुरू हुआ। ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो गांधी जी जो थे वो कहाँ गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल मीटिंग हो रहा था। कन्वेंशन मतलब मीटिंग, दिसंबर 1916 में मीटिंग हो रहा था, तो वहाँ पे वो गए थे। इन लखनऊ में मीटिंग हो रहा था। There were 2301 delegates and many visitors। तो उस कन्वेंशन में लगभग 2301 डेलीगेट्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे और कई सारे विजिटर्स लोग आए हुए थे उस मीटिंग को देखने के लिए। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, और जब मीटिंग चल रहा था, गांधी याद करके बोलते हैं, रिकाउंटेड मतलब रिकॉल्ड, याद करके बोलते हैं कि उसी मीटिंग के दौरान a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated। तो गांधी जी बोलते हैं कि उस मीटिंग के दौरान एक पीजेंट का मतलब होता है स्मॉल फार्मर, एक छोटा सा किसान मेरे पास आता है और वो बाकी सभी किसानों की तरह दिख रहा होता है जैसे कि इंडिया में किसान दिखते हैं, गरीब और इमैसिएटेड मतलब थीन, काफ़ी पतला दुबला वो किसान था। वो आया एंड सेड, और आके मेरे से बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला। इसका मतलब वो पीजेंट का नाम था राजकुमार शुक्ला। वो गांधी जी से मिलने के लिए आया उस मीटिंग में। ये सब गांधी जी बता रहे हैं लुइस फिशर को। आई एम फ्रॉम चंपारण। तो राजकुमार शुक्ला आके गांधी जी से बोलता है कि मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और हम चाहते हैं कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आइए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। तो गांधी जी ने ये चंपारण नाम के जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। तो ये जो चंपारण जो जगह है वो नेपाल के पास में बसा हुआ है, और ये फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस के फुट हिल्स में बसा हुआ है। और ये चंपारण जो है वो बिहार का एक एरिया का नाम है चंपारण। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर। और एंशिएंट अरेंजमेंट बहुत ही दिनों से एक सिस्टम चला आ रहा था। उस सिस्टम के तहत चंपारण के जो पीजेंट्स लोग थे वो लोग क्या थे, शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर क्या होता है कि मान लीजिए वो किसान जो किसी और के ज़मीन में काम करे और उसको रेंट के बदले में क्या दे, थोड़ा क्रॉप दे दे। क्रॉप को शेयर करना होता है उनको, तो इसलिए उन्हें शेयर क्रॉपर कहा जाता है। मतलब रेंट के रूप में वो लोग क्रॉप पे करते हैं, पैसा नहीं पे करते। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। तो राजकुमार शुक्ला उन्हीं पीजेंट्स में से एक था, मतलब ये शेयर क्रॉपर था।
ही वॉज इलिटरेट, वो पढ़ा लिखा नहीं था, बट रिजोल्यूट, लेकिन वो काफ़ी डिटरमाइंड था. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार. तो वो उस कांग्रेस कन्वेंशन में इसलिए आया था क्योंकि वो कंप्लेन कर पाए कि वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे, ज़मीन के जो मालिक थे, वो काफ़ी इनजस्टिस कर रहे हैं वहाँ के पीजेंट्स के साथ में. ये कंप्लेन करने के लिए आया हुआ था वो. एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और किसी ने उसे वहीं पे बता दिया था कि स्पीक टू गांधी, तुम गांधी जी से बात करो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा. गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि उनका अपॉइंटमेंट है पहले से ही कानपुर में. कानपुर मतलब उस समय कानपुर को बुला जाता था, ये ब्रिटिश नेम है कानपुर, ऐसे अभी हम लोग इसको कानपुर बोल के बुलाते हैं. तो उनको कानपुर जाना था पहले. एंड वाज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उनको इंडिया के और भी कई इलाकों में जाना था. शुक्ला एकम्पनीड हिम एवरीवेयर, तो शुक्ला उनके साथ, गांधी जी जहाँ भी जाते थे उनके साथ साथ वो जाता था. देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद. फिर गांधी जी ये सब ट्रिप करके फिर कहाँ पहुँच गए, अपने आश्रम में आ गए, और उनका आश्रम था अभी अहमदाबाद में. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, तो शुक्ला भी उनके साथ आश्रम में आ गया. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा. फिक्स अ डेट ही बेग्ड, और वो गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि गांधी जी एक डेट निकालिए और चलिए हमारे साथ चंपारण में. इम्प्रेस्ड बाई द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड. तो गांधी जी उस शेयर क्रॉपर मतलब शुक्ला के टेनेसिटी मतलब दृढ़ता, उसका दृढ़ता से काफ़ी खुश हो गए, इम्प्रेस हो गए, और वो बोलते हैं कि आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट. गांधी जी बोलते हैं कि मुझे इस डेट में कलकत्ता जाना है. कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, तो तुम आओ और मुझसे मिलो और मुझे वहीं से ले चलो अपने गांव में. मंथ्स पास्ट, ऐसे करके महीनों गुजर जाते हैं. शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट. तो महीनों बाद क्या होता है कि शुक्ला अपने हॉन्चेस पे बैठा हुआ है. और हॉन्चेस पे कैसे बैठते हैं, आप इसका पिक्चर देख पा रहे होंगे, वैसे सिटिंग को बोलते हैं सिटिंग ऑन हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट. और जहाँ पे गांधी जी बोले थे वहाँ पे आया था वो, इन कलकत्ता में. व्हेन गांधी अराइव, और जब गांधी जी आते हैं तो वो देखते हैं कि वो हॉन्चेस पे बैठा हुआ है. ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, तो वो इंतजार करता है कि गांधी जी जब फ्री हो जाएंगे तब उनको लेके जाएंगे. देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार. फिर दोनों मतलब गांधी जी और शुक्ला दोनों क्या करते हैं, एक ट्रेन पकड़ लेते हैं. कहाँ के लिए, पटना के लिए. आपको पता है पटना बिहार का एक सिटी है, कैपिटल है. देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ द लॉयर, और वहाँ पे जब पटना पहुँच जाते हैं तब शुक्ला क्या करता है, गांधी जी को लेके जाता है एक लॉयर के घर में. और उस लॉयर का नाम क्या है, राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया. और यही राजेंद्र प्रसाद आगे चल के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं और इंडिया के भी प्रेसिडेंट बनते हैं, आपको पता होगा. राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, तो वो जब लेके जाते हैं गांधी जी को उनके घर में तो पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद तो घर में नहीं है, वो शहर से बाहर गए हुए हैं. बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज द पुअर योमैन. लेकिन राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर सब थे सर्वेंट्स लोग जो थे, वो पहचानते थे शुक्ला को एज अ पुअर योमैन, एक गरीब योमैन. योमैन का मतलब होता है, मतलब एक फार्मर बोल सकते, स्मॉल फार्मर, छोटे किसान के रूप में जानते थे उसको. हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स. ऐसा किसान था शुक्ला जो पेस्टर्ड मतलब किसी को तंग करना, बार बार एक ही चीज़ पूछ के, तो वो पेस्टर्ड करते थे देयर मास्टर. मतलब राजेंद्र प्रसाद को अक्सर वो तंग करते थे कि आप हमारा हेल्प कीजिए, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स का हेल्प कीजिए आप. तो इसीलिए सर्वेंट्स भी शुक्ला को पहचानते थे. सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन गांधी, whom they took to be another peasant. उसीलिए उन सर्वेंट्स ने क्या किया, इन लोगों को परमिशन दे दिया कि तुम लोग ग्राउंड पे सो सकते हो, ठहर सकते हो यहाँ पे एलोंग. और गांधी जी भी थे उनके साथ में, तो उन सर्वेंट्स लोगों ने गांधी जी को भी क्या मान लिया, एक अनदर पीजेंट मान लिया. मतलब कि ये भी कोई छोटा मोटा किसान होगा, तो बोलते हैं तुम दोनों यहाँ पे सो जाओ. बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स ऑफ फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द इंटायर सोर्स. लेकिन गांधी जी को ये परमिशन नहीं दिया गया कि तुम कुएं से पानी निकाल पाओ, क्योंकि अगर उनके बाल्टी में से एक दो बूंद कुएं में गिर गया तो हो सकता है कि पूरा कुआं क्या हो जाए, पॉल्यूट हो जाए, अपवित्र हो जाए. मतलब उस समय अनटचेबिलिटी का सीन था. वो लोग गांधी जी को, वो लोग तो शुक्ला को जानते थे कि वो अनटचेबल है, तो वो लोग मान लिए कि गांधी जी भी अनटचेबल होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा. हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल. और उन सर्वेंट्स को पता भी कैसे चलता कि गांधी जी एक अनटचेबल नहीं थे.
वो लोग मान लिए कि शुक्ला के साथ आया है तो गांधी जी भी क्या होंगे, अनटचेबल होंगे। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। तो ऐसे करके अब फिर अगला दिन क्या होता है, तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज एन रूट टू चंपारण। एन रूट मीन्स होता है ऑन द वे टू चंपारण। तो जब चंपारण जा रहे होते हैं तो रास्ते में क्या पड़ता है, मुजफ्फरपुर पड़ता है। तो सोचते हैं कि पहले मुजफ्फरपुर ही चलते हैं। क्यों मुजफ्फरपुर पहले चलते हैं, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस दैट शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, ताकि मुजफ्फरपुर में जाके उन्हें ज़्यादा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा वहाँ के हालात का, चंपारण में कैसा हालात है। और वो हालात का जो इन्फॉर्मेशन है वो शुक्ला उतना अच्छे से नहीं दे पा रहा था। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। तो इसीलिए उन्होंने एक टेलीग्राम भिजवाया प्रोफेसर JB कृपलानी को। और वो JB कृपलानी कहाँ के प्रोफेसर थे, आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। हुम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल। और गांधी जी JB कृपलानी से कहाँ मिले थे, उनका मुलाकात हुआ था टैगोर शांति निकेतन स्कूल में हुआ था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। तो गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं एकदम मिडनाइट में, और तारीख था 15 अप्रैल 1917। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन। तो वो देखते हैं कृपलानी जी वहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं। आपको पता है कृपलानी कौन है, प्रोफेसर है आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर के, आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर। तो ये सब नाम आपको याद रखना है। तो मुजफ्फरपुर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कृपलानी इंतजार कर रहे होते हैं स्टेशन पे विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और उनके साथ कई सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। तो गांधी जी वहीं पर रुकते हैं 2 दिनों के लिए मुजफ्फरपुर में। और कहाँ पे रुकते हैं, प्रोफेसर मलकानी के घर में रुकते हैं। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। और प्रोफेसर मलकानी कौन है, ये एक टीचर है सरकारी स्कूल के। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड। तो गांधी, अभी तो आपको पता है कि ये सब पूरा बात गांधी जी क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं उस मतलब इस स्टोरी के राइटर को, जो कि है लुइस फिशर। तो गांधी जी बताते हैं कि इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, मतलब उन दिनों ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब रिमार्केबल थिंग था उस समय, गांधी कमेंटेड। क्योंकि फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, एक सरकारी प्रोफेसर के लिए जो मेरे जैसे इंसान को इंटरटेन कर रहा था। हार्बर मतलब इंटरटेन, मतलब ठहरने के लिए जगह दे देना, उसको बोलते हैं हार्बर। तो उस समय ये काफ़ी बड़ा बात था कि कोई एक सरकारी कर्मचारी मुझ जैसे व्यक्ति को रखा हुआ था अपने घर में। इन स्मॉल, क्यों ऐसा बड़ा बात था, क्योंकि इन स्मॉल लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। क्योंकि छोटे इलाकों के जो इंडियंस लोग जो थे वो लोग काफ़ी डरे हुए थे, कि डरते थे सिंपैथी दिखाने से। किन लोगों के लिए सिंपैथी दिखाने से, फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, वो लोगों के लिए जो लोग होम रूल को बढ़ावा देते थे। होम रूल क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब स्वराज्य जो लोग डिमांड करते थे, उन लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने से ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करते थे, उन पे अत्याचार करते थे। तो इसलिए वो लोग जल्दी सिंपैथी नहीं दिखाते थे। लेकिन ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो था, जिसका नाम क्या था, प्रोफेसर मलकानी, ये उन्हें अपने घर में शेल्टर दिए हुआ था। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग था उस दिनों के लिए। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. तो न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है अराइवल। तो ये न्यूज़ कि गांधी जी आए हुए हैं, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, नेचर ऑफ हिज मिशन मतलब पर्पस ऑफ हिज मिशन, उनका आने का पर्पस क्या था, ये दो न्यूज़ फैल गया, स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गया और पूरे चंपारण के एरिया में फैल गया ये न्यूज़। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगैन अराइविंग ऑन फुट एंड बाई कन्वेयंस टू सी देयर चैंपियन। तो जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण के, वो लोग आने लग गए। क्या कोई पैदल चल के आ रहा था, कोई जिसका जो सहायता मिल रहा था उससे वो आ रहा था अपने चैंपियन को देखने के लिए, मतलब महात्मा गांधी को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। तो यहाँ पे एक फ्रेज है कॉल्ड ऑन, ये आप याद रखिएगा, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। कॉल्ड ऑन का मतलब होता है टू पे अ विजिट टू अ पर्सन, किसी से मिलने जाने को बोलते हैं कॉल्ड ऑन। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो मुजफ्फरपुर के जितने भी लॉयर्स थे वो लोग गांधी जी से मिलने के लिए आए, टू ब्रीफ हिम, उनको सब बताने के लिए आए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन अ कोर्ट। और ये लॉयर्स लोग क्या करते थे, इन पीजेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे कोर्ट में, मतलब इन पीजेंट्स के लिए वकील का काम करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस। तो वे सभी लॉयर्स मिलकर गांधी जी को अपना केस के बारे में बताते हैं। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फ़ी, और ये भी बताते हैं कि वो लोग कितना फ़ी चार्ज करते हैं
इन शेयर क्रॉपर्स से। तो जब हम लोग ये स्टोरी पढ़ते हैं तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा नया नया वर्ड आता है। ये है एडवेंट, फिर यहाँ पर देखे थे कॉल्ड ऑन, फिर ये चैम्पियन, फिर ये कन्वेंस। तो ये सब वर्ड आपको याद कर लेना है और ये सब याद करेंगे और आप क्या करते हैं, जब भी आप कुछ भी लिख राइटिंग पोर्शन जो है आपका, जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, तो ये सब में आप ये सब वर्ड को यूज़ करने का कोशिश कीजिए और इंग्लिश ऐसे ही इंप्रूव होता है धीरे धीरे। ये नहीं कि आप एक बार में कुछ जादू है ऐसा करके इंग्लिश इंप्रूव नहीं होता है। तो ये सब वर्ड को आप याद करते चलिए, अंडरलाइन करते चलिए, बार बार रिवाइज कीजिए और जितना हो सके उतना यूज़ कीजिए इसको। आप अपने स्कूल में इंग्लिश बोलते हो तो उसमें भी यूज़ कीजिए और जब कुछ लिखते हो तो उसमें भी यूज़ करने का कोशिश कीजिए। ये सब वर्ड्स आपको याद रखना चाहिए, ऐसे ही वोकैबुलरी इंप्रूव होता है और कोई तरीका नहीं है। गांधी चाइडेड, यहाँ पे देखिए और एक अच्छा वर्ड आ गया चाइडेड। चाइडेड का मतलब होता है स्कोल्डेड, तो ये भी आपको याद रखना है। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। तो गांधी जी ने काफ़ी डांटते हैं कि इतना ज़्यादा फीस लेने का क्या जरूरत है इन शेयर क्रॉपर्स से। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। तो गांधी जी बताते हैं कि हम ये निष्कर्ष में पहुंचे हैं कि अब हमें लॉ कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटल गुड। कोर्ट में जाके कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। कि वो जगह जहाँ पर ये पीजेंट्स लोग इतने दबाए जाते हैं और इतने डरे हुए हो, वहाँ पे ये कोर्ट कोई काम का नहीं है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा कि गांधी जी का मेन उद्देश्य क्या था। सही उनको रिलीफ क्या मिलेगा अगर वो अपने डर से फ्री हो जाए, फ्री फ्रॉम फियर, ये उन्हें होना पड़ेगा, तब उनको सही रूप में इंसाफ मिलेगा। तो ये फ्री फ्रॉम फियर कोर्ट तो नहीं कर सकता है। तो अब बताया जा रहा है कि चंपारण में असली प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे बहुत अच्छा एक वर्ड आया है एरेबल। एरेबल लैंड ऐसा लैंड होता है जहाँ पर आप कुछ कल्टीवेशन कर पाए, मतलब सुइटेबल फॉर फार्मिंग। तो जितने भी एरेबल लैंड थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट के, वॉज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स। तो बड़े बड़े स्टेट्स, स्टेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है स्टेट जो कि वन पर्सन या फिर एक फैमिली ओन करके रखा हुआ होता है, उसको बोलते हैं स्टेट्स। मतलब एक बहुत बड़ा ज़मीन जो एक इंसान या फिर एक परिवार ओन करके रखा हो। तो वो बड़े बड़े स्टेट्स में बटा हुआ था वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ओन्ड बाई इंग्लिशमैन, और अंग्रेज उसके मालिक हुआ करते थे। एंड वर्कड बाई इंडियन टीनेंट्स, और उनके ज़मीन पे कौन काम करता था, इंडियन लोग काम करते थे टीनेंट्स के रूप में। अब टीनेंट्स क्या होता है, टीनेंट मतलब वो लोग जिनका अपना ज़मीन तो नहीं होता है लेकिन ये दूसरे के ज़मीन में काम करते हैं और बदले में उनको थोड़ा रेंट पे करते हैं, तो उसको बोलते हैं टीनेंट्स। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और इन सभी स्टेट्स में क्या ग्रो किया जाता था, कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप मतलब ऐसा क्रॉप जिसको आप बेच पाए और बेच से कुछ पैसा आ जाए। तो मेनली इंडिगो ग्रो किया जाता था इस सब क्रॉप में, मतलब जो बेचने के योग्य था वो इंडिगो था। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीनेंट्स टू प्लांट 3/12 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब इंग्लिशमैन जो थे, ये लोग क्या करते थे, कंपेल्ड मतलब फोर्स करते थे सभी टीनेंट्स को कि वो लोग क्या करें, प्लांट करें 3/12 या फिर बोल सकते हैं 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स। मतलब मान लीजिए 100 एकड़ आपके पास ज़मीन है, उसमें से 15 एकड़ को वो लोग बोलते हैं कि 15 एकड़ में क्या करो, इंडिगो प्लांट करो। 15 एकड़ में, 100 एकड़ में से 15 एकड़ में इंडिगो प्लांट करो, और जो भी इंडिगो का उपज होगा एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, जो भी इंडिगो का फसल होगा वो रेंट के रूप में लैंडलॉर्ड्स को दे दो। तो ये था वहाँ पे कंडीशन। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कंडीशन। तो मतलब टोटल परसेंट का 15%, टोटल तो होता है 100%, उसमें से 15% उनको इंडिगो ग्रो करना था 15% लैंड में, और उस पूरा इंडिगो को सरेंडर करना था एज अ रेंट। तो दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और इसके लिए बहुत दिनों के लिए एग्रीमेंट ले लिया गया था कि ये किसानों को बहुत दिन तक करना है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था इसके लिए। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। तो तभी क्या होता है कि यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे, स्टेट से जो मालिक जो लोग थे, उन लोग को पता चलता है कि जर्मनी क्या कर लिया है, एक सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है। आपको पता है इंडिगो क्या होता है, ऐसा प्लांट जो ब्लू कलर प्रोड्यूस करे। लेकिन जर्मनी लोगों ने क्या किया था, वो लोग सिंथेटिक केमिकल का यूज़ करके ब्लू कलर बना रहे थे, डीप ब्लू कलर। तो प्लांट का जरूरत पड़ नहीं रहा था वहाँ पे।
तो दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। तो जब लैंडलॉर्ड्स लोग को ये बात पता चला कि जर्मनी आर्टिफिशियल इंडिगो बना रहा है, तो वो लोग क्या किए, वो लोग सभी जो शेयर क्रॉपर्स थे उनका एग्रीमेंट मांगे। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, उनका सभी एग्रीमेंट्स मंगवाए टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। और बोलते हैं कि अब से तुम लोगों को 15% जो वो अरेंजमेंट था कि 15% लैंड में तुम्हें इंडिगो ग्रो करना है, उससे तुम्हें आज़ादी मिलता है, लेकिन इसके बदले तुम लोगों को क्या पे करना होगा, कंपनसेशन पे करना होगा कि तुमको इस कंडीशन से मुफ्त किया जाता है, फ्री किया जाता है उसलिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इस स्टोरी का, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। मतलब लैंडलॉर्ड्स लोग को पता चलता है कि जर्मनी ने क्या कर लिया है, सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है। तो इसीलिए ये लैंडलॉर्ड्स लोग क्या करते हैं, सभी शेयर क्रॉपर्स को बुलवाते हैं और बोलते हैं कि आज से हम तुम लोगों को शेयर 15% अरेंजमेंट से मूव करते हैं, तुम्हें 15% लैंड में अब इंडिगो ग्रो नहीं करने का ज़रूरत है। तो लेकिन ऐसा करने के लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन पे करना होगा, कुछ अमाउंट पे करना होगा, तभी तुम लोग इस 15% अरेंजमेंट से मूव फ्री हो सकते हो। तो ऐसा कंडीशन डाला उन्होंने। तो शेयर क्रॉपर ने क्या किया, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अर्कजॉम टू द पीजेंट्स। और ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था कि 15% लैंड में इंडिगो ग्रो करना है, ये काफ़ी अर्कजॉम मतलब इरिटेटेबल, काफ़ी बेकार सिस्टम था ये। पीजेंट्स लोग काफ़ी तंग होते थे इससे। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और काफ़ी सारे शेयर क्रॉपर ने काफ़ी खुशी से इस पर साइन कर दिया कि चलो ठीक है, हम आपको कुछ पैसा पे करेंगे और इस अरेंजमेंट से मुक्त होंगे। दोज हु रेजिस्टेड एंगेज लॉयर्स, और जो शेयर क्रॉपर को ये मंजूर नहीं था वो लोग क्या किए, वकील हायर कर लिए कोर्ट में केस लड़ने के लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और जो लैंडलॉर्ड थे वो लोग गुंडे मवाली को हायर कर लिए ताकि इन्हें दबा के साइन करवा लिया जाए कैसे भी। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. तो इसी के दौरान ये जो इन्फॉर्मेशन था कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है, ये बात जो पीजेंट्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, उनके पास पहुंच गया। इलिटरेट पीजेंट्स लोग तो थे, उनके पास ये न्यूज़ पहुंच गया। तो ये लोग भी क्या किए, अपना पैसा वापस मांगने चले गए। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और यही समय था जब गांधी जी चंपारण में पहुंचे। ही बिगैन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, सबसे पहले इन्होंने डाटा कलेक्ट किया कि क्या क्या डाटा है, वहाँ पर फैक्ट्स कलेक्ट किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन था, वहाँ के सेक्रेटरी से वो मिलने गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, तो सेक्रेटरी ने बोला कि वो किसी आउटसाइडर को, बाहर के व्यक्ति को इतने सारे इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, तो गांधी जी बोले कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है, वो इसी देश के नागरिक है। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। उसके बाद गांधी जी कॉल्ड ऑन, फिर से आ गया कॉल्ड ऑन। उम्मीद करते हैं आपको याद होगा कॉल्ड ऑन का मतलब क्या होता है। कॉल्ड ऑन का मतलब टू पे अ शॉर्ट विजिट टू, या फिर टू पे अ विजिट टू समवन, किसी से मिलने जाने को बोलते हैं कॉल्ड ऑन। तो गांधी जी किससे मिलने गए, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिलने गए, और तिरहुट डिवीज़न का जो कमिश्नर था उससे मिलने गए, और इसी डिवीज़न में चंपारण डिस्ट्रिक्ट लाई करता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, तो गांधी जी बोलते थे कि वो कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी, मुझे डराने धमकाने लग गया वो कमिश्नर। तो गांधी जी बता रहे हैं इस स्टोरी के लेखक को, मतलब जो कि है लुइस फिशर, उसको बता रहे हैं कि वो कमिश्नर जो था उन्हें डराने धमकाने लगा। एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुट, और मुझे एडवाइस किया कि फोर्थ मतलब इमीडिएटली, तुरंत ही तिरहुट छोड़ के चला जाऊँ मैं। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं किए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, इसके बजाय वो कहाँ चले गए, मोतिहारी चले गए, जो कि चंपारण का क्या है, कैपिटल है। सेवरल लॉयर्स एक्कम्पनीड हिम, कुछ लॉयर्स भी उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, तो रेलवे स्टेशन पे देखे कि बहुत ज़्यादा भीड़ गांधी जी को ग्रीट करने के लिए, रिसीव करने के लिए आया हुआ था वहाँ पर। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, तो वो एक घर में गए और उसको एक हेडक्वार्टर के रूप में यूज़ करने लग गए, और वहाँ से अपना सारा इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिए। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन माइल्ट्रीटेड इन अ नियर बाई विलेज, तो एक रिपोर्ट आता है कि एक किसान को बहुत बुरी तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट हुआ है, उसको शायद पीटा उटा गया है नियर बाई विलेज में। तो गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, तो गांधी जी डिसाइड किया कि चलो एक बार जाके देखना चाहिए कि क्या हुआ वहाँ पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, तो अगली सुबह वो एक हाथी के पीछे बैठ के, हाथी पे बैठ के जाना शुरू कर दिए।
He had not proceeded far when the police superintendent messenger overtook him. वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि एक पुलिस सुपरिटेंडेंट का जो मैसेंजर था वो उन्हें ओवरटेक करता है एंड ऑर्डर हिम, और उन्हें आदेश देता है कि टू रिटर्न टू टाउन, कि वो टाउन चले जाए इन हिज कैरेज, उनके कैरेज में बैठ के। गांधी कंप्लाइड, तो गांधी जी ओबे कर लिया, कंप्लाइड मतलब ओबेड, ये बात मान लिया। तो वो उस किसान से मिलने नहीं गए जिसको साथ माल ट्रीटमेंट हुआ था, और वो वापस टाउन चले आए उस मैसेंजर का कैरेज में बैठ के। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस। तो मैसेंजर क्या किया, गांधी जी को अपने घर में ले आया और वहाँ पे जाके उन्हें क्या दिया, एक ऑफिशियल नोटिस दिया टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। और उस नोटिस में लिखा हुआ था कि जल्दी से जल्दी उन्हें क्या करना था, चंपारण छोड़ के जाना था। गांधी साइंड एंड रिसीव्ड फॉर द नोटिस, तो गांधी जी ने साइन कर दिया कि उन्हें ये रिपोर्ट मिल चुका है, एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, और लेकिन उस रिपोर्ट में लिख दिया कि मैं इस रिपोर्ट का पालन नहीं करूँगा, ऐसा लिख दिया। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड द समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि गांधी जी को अगले ही दिन कोर्ट में पेशी का आदेश मिल गया कि आओ कोर्ट में आओ, तुमने सरकारी आदेश का पालन नहीं किया तो अब कोर्ट में आओ। तो ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, तो पूरी रात गांधी जी जागे रहे, उन्हें नींद नहीं आया। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, तो उन्होंने टेलीग्राफ के जरिए मैसेज भिजवाया राजेंद्र प्रसाद को कि वो बिहार में आ जाए, अपने जितने भी जाने माने इन्फ्लुएशन मतलब पावरफुल फ्रेंड्स के साथ बिहार में आ जाए। ही सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, आश्रम में भी कुछ इंस्ट्रक्शन भिजवाए वो। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, वायर्ड का मतलब होता है टेलीग्राफ, उन्होंने भी टेलीग्राफ के जरिए वाइसरॉय को एक रिपोर्ट भिजवा दिया। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, तो सुबह होते ही पता चलता है कि पूरा मोतिहारी जो शहर था, टाउन था, वो पीजेंट से भरा पड़ा है। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, इन सभी पीजेंट्स को गांधी जी के बारे में उतना कुछ पता नहीं था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। दे हैड merely heard that the महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities, उन्हें तो सिर्फ इतना पता था कि ये एक महात्मा आया हुआ है जो उनका मदद करना चाहता है और वो ट्रबल में है इन अथॉरिटीज़ के साथ में, तो इसलिए वो लोग आ गए गांधी जी का हेल्प करने के लिए। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British। तो spontaneous मतलब done suddenly, मतलब जो प्लान करके ना किया जाए, तो उन लोग अचानक से जो यहाँ पे आ गए, वो भी हज़ारों की तादाद में, और अराउंड द कोर्ट हाउस पूरे कोर्ट को सरेंडर कर लिए थे वो लोग। तो ये शुरुआत था कि वो लोग अपने जो उनका डर था उस डर से छुटकारा पाने लग गए थे वो लोग। शुरुआत था क्या चीज़ का, देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, इस चीज़ से वो लोग का शुरुआत था, फ्री हो रहे थे वो लोग ब्रिटिश का डर से। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, तो जितने भी सरकारी ऑफिशियल्स लोग थे वो लोग एकदम मजबूर हो गए, वो लोग से कुछ संभल नहीं रहा था वहाँ पे अगर गांधी जी कोऑपरेट ना करते तो। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, तो गांधी जी ने उनका मदद किया भीड़ को शांत करने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी काफ़ी नम्री से पेश आ रहे थे और काफ़ी फ्रेंडली थे वो। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians, तो ये सब करते हुए गांधी जी उन्हें प्रूफ दे रहे थे कि उनका जो माइट मतलब जो पावर है उनका किनका, ब्रिटिश का जो पावर है, हिथरतो का मतलब होता है अनटिल नाउ, जो कि अब तक ड्रेडेड मतलब फियरफुल, जिससे अब तक लोग क्या करते थे, डरते थे, एंड नॉट अनक्वेश्चन, कोई सवाल नहीं करता था इनके पावर के ऊपर, वो पावर कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस, उस पावर को इंडियन लोग क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ा तो। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, तो सरकार पूरा कंफ्यूज हो गई थी, बैफल्ड मतलब कंफ्यूज्ड। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, प्रोसिक्यूटर मतलब गवर्नमेंट लॉयर, सरकार का तरफ से जो वकील लड़ता है उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूटर। तो प्रोसिक्यूटर जज को रिक्वेस्ट करता है कि पोस्टपोन कर दीजिए आज का सुनवाई को। अपेरेंटली ऐसा लग रहा था द ऑथोरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, जितने भी सरकारी ऑफिसर लोग थे वो लोग, ऐसा लग रहा था कि वो लोग अपने बड़े ऑफिसर से कंसल्ट करना चाहते हैं, फिर कुछ आगे डिसीजन लेना चाहते हैं वो लोग। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, तो गांधी जी को ये मंजूर नहीं था कि ये और डिले हो इसमें। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, तो गांधी जी क्या करते हैं कि स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिसमें वो माफ़ी मांगते हैं कोर्ट से। वो बोलते हैं ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, तो वो कोर्ट को बोलते हैं कि वो क्या चीज़ में पड़ गए थे, कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ हो गया उनके साथ। अब कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी क्या होता है, जब आपके पास दो काम हो और दोनों में से आप तय ना कर पा रहे हो किसको करें, उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। ठीक है, दोनों काम एक साथ आ जाए।
तो यहाँ पे दो काम क्या था उनके सामने। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, एक तरफ तो गांधी जी लॉ को तोड़कर ऑफिशियल नोटिस को ना मानकर एक लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहते थे क्योंकि ये एक बैड एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और दूसरे लोग भी इनको देखा देखी वो लोग भी ऐसा करने का चाहेंगे, तो ऐसा गांधी जी नहीं करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड और दूसरा ड्यूटी क्या था उनके पास, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, और दूसरा उनके पास ड्यूटी क्या था कि वो एक इंसानियत का नाते, मानवतावादी होने के नाते और देश का सेवा करने के नाते वो उस ऑफिशियल नोटिस को फॉलो भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये उनके साथ हुआ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। ये कोर्ट को बोले वो ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये जो ऑर्डर मिला था उनको छोड़ के जाने का, चंपारण छोड़ने का, उन्होंने उसको डिसरिगार्ड कर दिया, नहीं माना। तो ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट for lawful authority but in obedience to the higher law of our being the voice of conscience। तो उन्होंने ये ऑर्डर को नहीं माना। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे ये जो वर्ड है फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है लैकिंग, कोई चीज़ का कमी होने को बोलते हैं फॉर वांट ऑफ। ऐसा नहीं था कि उसमें रेस्पेक्ट नहीं है लॉफुल अथॉरिटी के लिए, ठीक है, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग। लेकिन वो क्या किए, कोर्ट का जो लॉ है उससे भी ऊपर एक लॉ होता है, वो उसको हायर लॉ जिसको बोलते हैं, और वो लॉ क्या है, द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, उनको वो फॉलो किए, अंतरात्मा का आवाज़ को फॉलो किए कि क्या सही है क्या गलत। कॉन्साइंस का मतलब होता है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब अंदर से आवाज़ आता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। तो गांधी जी ने उस वॉइस को सुना, वॉइस ऑफ कॉन्साइंस को, और ऑफिशियल ऑर्डर जो आया था उसे डिसरिगार्ड कर दिया। तो इसीलिए ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, इसीलिए वो कोर्ट को बोलते हैं कि जो भी सज़ा बन पड़ता है आप मुझे दे दीजिए। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hours रिसेस। तो मैजिस्ट्रेट बोलते हैं कि वो अपना जो डिसीजन है वो 2 घंटे के बाद देंगे। 2 hour रिसेस का मतलब होता है ब्रेक। तो जो भी उनका सज़ा बन पड़ता है वो 2 घंटे के बाद बताएंगे। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और गांधी जी को बोलते हैं कि आप चूँकि 120 मिनट्स के बाद वो डिसीजन देने वाले हैं, इसलिए आप तब तक के लिए क्या कीजिए, बेल, जमानत ले लीजिए। बेल का मतलब क्या होता है, बेल में क्या होता है कि कोई आरोपी कोर्ट को कुछ रुपए जमा करता है ताकि उतने टाइम के लिए उसको क्या मिल जाए, वो रिलीज हो सके जेल से, उसको बोलते हैं बेल। तो गांधी जी को बोला गया कि आप भी कुछ पैसा दे दीजिए ताकि आप 2 घंटे के लिए आप फ्री हो जाए। गांधी रिफ्यूज, तो गांधी जी पैसा देने से मना कर दिए, बेल लेने से मना कर दिए। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, तो जज ने उन्हें बिना बेल के रिलीज कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, तो जब कोर्ट दोबारा फिर से बैठा, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, तो जज बोलते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए अपना डिसीजन नहीं देंगे, जजमेंट नहीं देंगे। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और गांधी जी को ये आज़ादी दे दी है कि वो आराम से घूम फिर सकते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। तो बिहार से ये काफ़ी सारे बड़े बड़े वकील लोग आए हुए थे गांधी जी से मिलने के लिए। दे कन्फर्ड विद गांधी, कन्फर्ड का मतलब होता है डिस्कस्ड। उन्होंने गांधी जी के साथ क्या किया, डिस्कशन किया। व्हाट दे वुड डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। तो गांधी जी उन तीनों से पूछते हैं, उन सभी लॉयर से पूछते हैं कि अगर उन्हें जेल भेज दिया जाता है तो वो लोग क्या करेंगे। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, तो सबसे बड़ा जो सीनियर लॉयर था वो बोलता है कि क्यों, दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, वो तो सिर्फ गांधी जी को एडवाइस देने के लिए आए थे और उनका मदद करने के लिए आए थे। और इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड नो बडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, और अगर गांधी जी जेल चले जाएंगे तो वो लोग एडवाइस किसको देंगे, वो लोग क्या करेंगे, अपना घर चले जाएंगे, ऐसा बोलते हैं वो लॉयर लोग। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, तो गांधी जी बोलते हैं कि और उन शेयर क्रॉपर्स का क्या जिनके साथ अन्याय हो रहा है। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, तो लॉयर्स बोले कि रुकिए हमें आपस में डिस्कशन करने दीजिए। तो लॉयर्स लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, तो डिस्कशन होने के बाद राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, जो भी उनका कंसल्टेशन हुआ उसका अपशॉट बताते हैं। अपशॉट मतलब कंक्लूजन बताते हैं कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है। तो राजेंद्र प्रसाद ये बोलते हैं दे थॉट अमंग देमसेल्व्स, दे मतलब यहाँ पे सभी लॉयर्स को बोला जा रहा है। तो सभी लॉयर्स ने आपस में सोचा है कि डेट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, तो गांधी जी एक अजनबी थे एकदम उनके लिए। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स,
लेकिन फिर भी वो तैयार हो गए जेल जाने के लिए इन पीजेंट्स के लिए। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दिस पीजेंट शुड गो होम। बोले कि अगर ये लोग जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ना ही आसपास के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं बल्कि ये लोग पीजेंट्स का केस भी लड़े हैं कोर्ट में, अगर ये लोग अगर शुड गो होम, अगर ये लोग अगर घर चले जाएं, इट वुड बी अ शेमफुल डिसर्शन। तो ये काफ़ी शर्मनाक, डिसर्शन का मतलब होता है एक्ट ऑफ लिविंग अ प्लेस, शर्मनाक डिसीजन होगा हमारा ये जगह छोड़ के जाने का, ऐसा राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं। तो दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, इसीलिए वो लोग वापस गांधी जी के पास आते हैं एंड टोल्ड हिम दे वेयर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल, और उन्हें बोलते हैं कि हम तैयार हैं आपके साथ जेल जाने के लिए भी। वो लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हो गए गांधी जी के साथ में। वो लोग कौन लोग? लॉयर्स लोग। तो यहाँ पे कुछ लॉयर्स का नाम आपको याद रखना होगा, कौन कौन से लॉयर थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक, ये 3 लॉयर्स का नाम दिया गया है। द बैटल ऑफ चैंपियन इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। तो तभी महात्मा गांधी बोलते हैं कि द बैटल ऑफ चंपारण, सॉरी, तो ये जो चंपारण का जो बैटल है ये जीत लिया गया है, गांधी जी बोलते हैं। क्योंकि इन्हें जीत का मतलब ये क्या बताया था? इन्होंने जीत का मतलब बताया था कि फ्री फ्रॉम फियर होने जाने से ही जीत जाते हैं कोई भी। मतलब आपको डर के ऊपर काबू पाना है, अगर आप डर से जीत गए तो आप कोई भी बैटल जीत जाइएगा। उनको ज़्यादा पैसा से उतना कम लेना देना नहीं था, उनको बस इंडिविजुअल को फ्री करना था। तो इसलिए ये बोलते हैं कि चलो ये लोग का अंदर से डर हटा और ये लोग आगे आए हैं लड़ने के लिए, तो इसलिए वो बोलते हैं कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड। देन ही टूक अ पीस ऑफ पेपर, उसके बाद वो एक पेपर लेते हैं गांधी जी एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और इनका जो ग्रुप था उनको पेयर्स में बांट देते हैं एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, और बताते हैं कि कोर्ट कैसे कैसे किसको किसको अरेस्ट करेगा। सबसे पहले ये पेयर जेल जाएगा, उसके बाद ये पेयर जेल जाएगा, ऐसा कुछ बताते हैं वो। सेवरल डेज लेटर, और कुछ दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। तो गांधी जी के पास एक रिटन कम्युनिकेशन मतलब एक लेटर आता है मजिस्ट्रेट से, और लेटर में ये लिखा होता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, मतलब डिप्टी गवर्नर जो थे उस जगह के, प्रोविंस मतलब होता है रीजन, उस रीजन के जो डिप्टी गवर्नर थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये केस ड्रॉप कर लिया। मतलब यही तो थे जो गांधी जी पर केस किए थे कि इन्होंने ऑर्डर फॉलो नहीं किया, ऑफिशियल नोटिस का ऑर्डर फॉलो नहीं किया। तो इन्होंने अब क्या किया था? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये अब केस ड्रॉप कर दिए, केस हटा लिए, तो गांधी जी फ्री हो गए अब तो पूरा पूरी। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, तो सिविल डिसोबीडियंस का यहाँ पे जीत हो गया था। अब सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है? सिविल डिसोबीडियंस एक पीसफुल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। इसमें आप प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन शांतिमय तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे आप लोग लॉस को फॉलो नहीं करते हैं और जितने भी सरकारी ऑर्डर्स है उसको फॉलो नहीं करते, इसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस। तो यहाँ पे इसका जीत हुआ था द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न टाइम में ऐसा पहली बार हुआ था। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर। उसके बाद गांधी जी और बाकी सभी लॉयर्स अब क्या करना शुरू कर दिए? अभी तो क्या हुआ है? अभी तो गांधी जी को आज़ादी मिला है ना, चंपारण का जो पीजेंट्स का प्रॉब्लम अभी तो सॉल्व नहीं हुआ है। तो देखिए उनके साथ अब क्या होता है। तो गांधी जी और जितने भी लॉयर्स थे वो लोग क्या किए? फार फ्लंग का मतलब होता है इन डेप्थ इंक्वायरी, काफ़ी गहराई से इंक्वायरी करना शुरू कर दिए इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर्स जो भी कंप्लेन लेके आते थे उस पर काफ़ी गहराई इंक्वायरी करना शुरू कर दिए। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन। डिपोजिशन का मतलब होता है अ फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट, तो लगभग 10,000 पीजेंट्स ने लिखित स्टेटमेंट दिया एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और जितने भी सबूत थे उनका नोट बनाया गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और सभी से डॉक्यूमेंट लिया गया जो भी ज़रूरत का डॉक्यूमेंट था। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, और चंपारण का जो जितना भी एरिया था वो पूरा थ्रॉब्ड मतलब वाइब्रेटेड, पूरा भर गया बाय द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर। हर जगह इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा था और हलचल मचा हुआ था। एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और साथ ही साथ जो लैंडलॉर्ड थे वो लोग भी काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे जोर शोर से। वेहेमेंट मतलब इंटेंस, काफ़ी इंटेंस प्रोटेस्ट था उनका भी। तो इन जून गांधी वॉज समाउंड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जून के महीने में गांधी जी को बुलाया जाता है एडवर्ड गेट के पास, सर एडवर्ड गेट के पास, और यही कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो आपको ये नाम याद करना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या था? सर एडवर्ड गेट। तो गांधी जी इनके पास जाते हैं, और जाने से पहले बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड
अगेन लेट डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। और गांधी जी इनसे मिलने से पहले, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने से पहले वो क्या करते हैं, जितने भी उनके करीबी जो लोग थे उनसे मिलते हैं और एक फिर डिटेल प्लान बनाते हैं कि अगर वो वापस नहीं लौटे तो कैसे कैसे करके सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन करना है। वो ये प्लान बना के जाते हैं। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो गांधी जी 4 प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लॉन्ग, काफ़ी लंबा लंबा 4 इंटरव्यू किए विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, हु एज अ रिजल्ट क्या किए, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर। तो थोड़ा सा सक्सेस मिला यहाँ पर गांधी जी को। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया, एक ऑफिशियल कमीशन बैठाया, वो इंक्वायरी करेगा कि इंडिगो शेयर क्रॉपर के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है सिचुएशन। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ, और ये जो कमीशन बना था उसमें कौन कौन लोग थे, द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड थे, ये आप याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। लैंडलॉर्ड्स थे, उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे एंड गांधी एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। तो कमीशन में 3 प्रकार के लोग थे, पहले तो थे लैंडलॉर्ड सभी, और नंबर 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंड नंबर 3 गांधी। पीजेंट्स की तरफ से इकलौते गांधी जी ही थे जो उनके तरफ से बात करने वाले थे वहाँ पर। तो ये 3 टाइप के लोग थे कमीशन में। गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ। तो गांधी जी चंपारण में लगभग 7 महीनों तक रहे, एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। और उसके बाद जब वो वापस चले गए तो बीच बीच में आते थे, शॉर्ट विजिट करते थे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द इंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। तो एक बार क्या हुआ, गांधी जी विजिट करते हैं क्योंकि इंट्रीटी किया गया था उन्हें। इंट्रीटी का मतलब रिक्वेस्ट। एक अनलेटर्ड पीजेंट, अनलेटर्ड मतलब इलिटरेट, एक पीजेंट था, स्मॉल फार्मर था जो पढ़ा लिखा नहीं था, वो आके रिक्वेस्ट किया था गांधी जी को कि आप आइए। और गांधी जी आए थे, विजिट किए चंपारण में, ये सोचते कि वो विजिट सिर्फ कुछ दिनों का होगा, लेकिन वो 1 साल तक विजिट का ड्यूरेशन चला गया, 1 साल तक रुक गए वो वहाँ पर। और इंक्वायरी हो रहा है साथ ही साथ। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। तो इंक्वायरी हुआ तो पता चला कि बहुत ज़्यादा एविडेंस मिल गया है इस बिग प्लांटर्स के खिलाफ में। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड। और जब ऑफिसर्स लोग को ये सब बात पता चला तो वो लोग मान गए इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स। तो वो लोग तैयार हो गए कि चलो पीजेंट्स को कुछ तो कुछ रिफंड देना होगा। ये गलत था प्रिंसिपल के हिसाब से। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। तो सभी पूछते हैं कि कितना पे करना होगा हमें। सभी कौन पूछते हैं, ये जो लैंडलॉर्ड्स थे और ऑफिसर्स लोग थे, ये लोग पूछते हैं कि गांधी जी से कि कितना पे करें, क्योंकि गांधी जी तो इकलौते रिप्रेजेंटेटिव थे सभी पीजेंट्स के, तो इन्हीं से पूछे वो लोग। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एग्जॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। तो वे लोग कौन सोचे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वे लोग सोचे कि ये गांधी जी जो है वो पूरा फुल पैसा मांगेंगे, फुल रीपेमेंट मांगेंगे, जो वो लोग इलीगली और डिसीटफुली धोखेबाजी से शेयर क्रॉपर से ले लिए थे। लेकिन गांधी जी क्या करते हैं, ही आस्क्ड ओनली 50%, वो सिर्फ आधा पैसा ही मांगते हैं, 50% रुपीज़ ही मांगते हैं। देयर ही सीम्ड एडमांट, राइट्स रेवरेंड J.Z. हॉज। तो अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण। मिशनरी का मतलब ऐसा इंसान होता है जो क्रिश्चियन जो धर्म है उसका प्रचार करे, उसको बोलते हैं मिशनरी। तो ये रेवरेंड J.Z. हॉज ये बोलते हैं कि ये एक इंसान है, वो उस समय चंपारण में थे, हु ऑब्जर्व द इंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जो काफ़ी गहराई से ये सब देख रहे थे, ये क्या सब हो रहा है चंपारण में। तो ये इंसान बोलते हैं कि ही सीम्ड एडमांट। गांधी जी उस समय ऐसा लग रहा था कि ये 50% से आगे पीछे नहीं होंगे। J.H. हॉज बोलते हैं कि 50% तो गांधी जी मांगे, लेकिन वो इससे आगे पीछे होने वाले नहीं है, 50 से कम में नहीं मानेंगे। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। तो प्लांटर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो सोचा कि गांधी जी चलो 50 से कम में तो नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर भी वो बोले कि चलो हम आपको 25% तक दे देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट, लेकिन वो चौंक गया जब गांधी जी टू ही मैट हिज वर्ड का मतलब वो उनका बात को मान लिए। एंड दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और ये जो डेडलॉक था बिटवीन प्लांटर्स एंड शेयर क्रॉपर्स, वो लैंडलॉर्ड्स और शेयर क्रॉपर्स के बीच में जो डेडलॉक था वो टूट गया।
मतलब ये मैटर सेटल हो गया 25% का रिफंड करके। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनैनिमसली बाय द कमीशन। तो ये जो सेटलमेंट था वो सभी को मंजूर हो गया। यूनैनिमसली मतलब विदाउट अपोजिशन, बिना इफ एंड बट के ये सजेशन मान लिया गया। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी। तो जैसा कि आपको पता है कि गांधी जी के लिए पैसा उतना मायने नहीं रखता था, वो तो सिर्फ चाहते थे कि इन पीजेंट्स लोगों को फ्री फ्रॉम फियर कर दे, वो मतलब डर से मुक्ति दिला दे, वही काफ़ी था उनके लिए। ये पैसा आ रहा है तो उनके लिए उतना कुछ नहीं था पैसा में। तो वो बताते हैं कि द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट, रिफंड कितना मिल रहा है वो उतना मायने नहीं रखता है, देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर। ये ज़्यादा मायने रखता है कि ये जो लैंडलॉर्ड्स थे ये लोग सरेंडर करने पे मजबूर हो गए वो पैसा, एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। और पैसा के साथ साथ वो लोग क्या भी सरेंडर कर दिए, अपना आत्मसम्मान को थोड़ा साइड में रखे। पहले जो इतना घमंड था उन लोगों में वो थोड़ा हटाए। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, और जहाँ तक पीजेंट्स का बात है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ। वो प्लांटर्स लोग पहले कैसे बिहेव करते थे, ऐसे लॉर्ड्स बिहेव करते थे जो लॉ से भी ऊपर है। तो वो सब जो एटीट्यूड था वो एटीट्यूड अब खत्म हो रहा था। तो ये असली सक्सेस था, ना कि वो 25% रिफंड। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट। अब एक नॉर्मल पीजेंट क्या सोचता था कि उसके पास राइट्स है, अधिकार है, एंड डिफेंडर्स, और डिफेंडर्स का मतलब होता है प्रोटेक्टर, और उसके अधिकार को बचाने वाला भी कोई है। ही लर्न करेज, उसको करेज हिम्मत मिला कि लड़ने का हिम्मत मिला। तो ये था असली सक्सेस चंपारण का। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, और आगे चल के जो घटनाएं घटी वो गांधी जी का इस बात को और भी सही साबित करती है। वो क्या सब घटना घटी तो देखिए। विदिन अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स एबंडन देयर स्टेट्स। जितने भी ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो लोग क्या किए, वो अपना जो जमीन था, प्रॉपर्टी था, वो छोड़ के चले गए। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, रिवर्टेड मतलब रिटर्न, और वो जमीन वापस किसको मिल गया, पीजेंट्स लोग को मिल गया। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर, और जो इंडिगो का जो कल्टीवेशन होता था ज़बरदस्ती का, वो भी ख़त्म हो गया। तो ये हुआ सक्सेस आगे चल के। गांधी नेवर कंटेंडेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे थोड़ा गांधी जी का फीचर्स बताया जा रहा है कि गांधी जी कभी भी लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस पर विश्वास नहीं करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि बड़े पैमाने पर क्या किया जाए कि देश के लिए पूरा अच्छा होगा, ऐसा नहीं था। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। वो चंपारण विलेज में देखते हैं कि यहाँ पे सब सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और उसके लिए वो तुरंत कुछ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि पहले प्लान बनाएंगे और ये वो कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, वो पहले टीचर्स के लिए अपील करते हैं कि एजुकेशन की कमी है तो टीचर्स को बुलाया जाए। माधव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन who had just joined Gandhi as disciples and their wives volunteered for the work। तो 4 लोग टोटल आते हैं इस काम के लिए। किस काम के लिए, टीचिंग करने के लिए। 4 लोग कौन कौन है, पहला तो था माधव देसाई और नरहरि पारिक। ये दोनों गांधी जी के डिसाइपल्स थे, डिसाइपल मतलब स्टूडेंट्स थे, और ये दोनों के वाइफ्स भी आते हैं इस काम के लिए, आगे टीचिंग करने के लिए आते हैं। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। और बॉम्बे, पूना ये सब जगह से भी काफ़ी सारे टीचर्स आते हैं गांधी जी का मदद करने के लिए, चंपारण में टीचर्स बनने के लिए। देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन, और गांधी जी का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम है देवदास, वो भी अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से यहाँ पर आता है। एंड सो डिड मिसिस गांधी, और गांधी जी की पत्नी जो थी वो भी आती है। प्राइमरी स्कूल्स वेर ओपनड इन 6 विलेजेस, 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल खोला गया। कस्तूरबाई जो कि गांधी जी की पत्नी है, वो टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस। तो वो आश्रम में जो रूल था उनका वो सब बताती है यहाँ पर कि कैसे खुद का सफाई भी रखना है, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, पूरा कम्युनिटी समुदाय का भी सफाई रखना है, वो सब यहाँ पे टीच करती है वो कस्तूरबाई। कस्तूरबाई कौन है, गांधी जी की वाइफ, और गांधी जी का छोटा बेटा यंगेस्ट सन का नाम क्या है, देवदास। तो गांधी जी ऐसे काम करते हैं। तो ये यहाँ पे बोला गया था कि ही नेवर कंटेंडेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा प्लान बनाएंगे और फिर कुछ एक्सपेंडिचर का प्रोविज़न करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो सबसे पहले प्रॉब्लम देखते थे और उसके लिए इमीडिएटली काम करना शुरू कर देते थे। जैसे कि वहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम था, टीचिंग का कमी था, एजुकेशन का कमी था, तो उसके लिए वो तुरंत काम करना शुरू कर दिए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, और जहाँ तक हेल्थ का बात है वो भी काफ़ी बुरा था, वहाँ पे स्वास्थ्य का सेवा बहुत बुरा था। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ।
तो गांधी जी ने क्या किया, उसके लिए हेल्थ को सुधारने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया ताकि वो अपना सर्विस दे पाए फॉर 6 मंथ। वॉलंटियर मतलब बिना कोई फोर्स के फ्री में सर्विस देना, उसको बोलते हैं वॉलंटियर सर्विस। तो वो 6 महीने के लिए डॉक्टर सर्विस देने के लिए मंजूर हो गया और 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, और सिर्फ 3 ही दवाई अवेलेबल थी डॉक्टर के पास। वो 3 दवाई क्या क्या थी, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 दवाई उनके पास थी। तो एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। किसी का जीभ में कुछ कोट उठ परत पड़ जाए तो उसके लिए क्या दिया जाता था, कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल, और जिसको मलेरिया होता था उसको क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल मिलता था। और एनीबडी विथ स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और किसी को स्किन का कोई बीमारी हो तो उसको ऑइंटमेंट, कोई मलहम और एक कैस्टर ऑयल दिया जाता था। तो उन्होंने दो सेक्टर में सुधार किया चंपारण में। पहला तो था एजुकेशन सेक्टर में सुधार किया और दूसरा था हेल्थ सेक्टर में सुधार किया। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ। फिर वो आगे देखते हैं कि वहाँ पे वुमेन्स का जो क्लॉथ है वो भी काफ़ी गंदा है। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम। तो वो अपनी पत्नी कस्तूरबाई को बोलते हैं कि जाओ इनसे बात करो, क्यों इतना गंदा रहते हैं अबाउट इट। वन वुमेन टू कस्तूरबाई इन टू हर हट। तो एक औरत कस्तूरबाई को अपने झोपड़ी में ले जाती है और बोलती है, लुक, बोले देखिए, देयर इज़ नो बॉक्स और कबोर्ड हेयर फॉर क्लोथ। बोले यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है, कबोर्ड नहीं है कपड़े रखने के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। तो ये जो मैं साड़ी पहनी हुई हूँ ये मेरे पास सिर्फ एक ही साड़ी है, तो इसलिए वो लोग गंदे रहते हैं। तो ऐसा बताती है वो वुमेन। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। तो जब गांधी जी चंपारण में रह रहे थे तब भी वो क्या करते थे, अपना जो आश्रम था उस पर निगरानी रखते थे दूर से ही। कैसे निगरानी रखते थे, ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल। लगातार चिट्ठी के जरिए वो इंस्ट्रक्शन भेजते रहते थे कि ऐसे काम होना चाहिए, वैसे काम होना चाहिए। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और हमेशा मंगवाते थे वहाँ से कि कैसे खर्चा हो रहा है, वो सबका लेखा जोखा मंगवाते थे, फाइनेंशियल अकाउंट। वंस ही रोट टू द रेसिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस एंड dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। एक बार तो क्या हुआ, उन्होंने अपने जो आश्रम के जो जितने भी रेसिडेंट थे वहाँ पर उन्होंने चिट्ठी भिजवाया कि अब समय हो गया है कि वो जो पुराना जो गड्ढा खोना गया था लैट्रिन के लिए उसको अब बंद कर दिया जाए, फिल कर दिया जाए और एक नया गड्ढा खोना जाए, नहीं तो क्या होगा, वो पुराने वाले गंद करना शुरू कर देंगे। तो देखिए इतना दूर रह के भी ये कितना बेसिक बात पे ध्यान दे रहे थे वो। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। गांधी जी का लाइफ में भी ये जो चंपारण का जो घटना था उनके लिए टर्निंग पॉइंट था। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। तो गांधी जी बोल रहे हैं लुइस फिशर को, जो कि नरेटर है इस स्टोरी का, उसको बोल रहे हैं कि जो मैंने किया वो काफ़ी ऑर्डिनरी थिंग था, आम बात था, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया जाके। आई डिक्लेयर डैट, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। तो ब्रिटिश हमें ये ऑर्डर नहीं दे सकता है कि मेरे को अपने देश में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्होंने यही काम किया। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। लेकिन चंपारण डिफाइंस मतलब अपोजिशन, चंपारण का जो हादसा था, इवेंट था, वो एक ऐसा नहीं था कि सरकार को वो अपोज करना चाह रही थी। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट। चंपारण का जो इवेंट था वो सिर्फ एक अटेम्प्ट था, एलिविएट मतलब रिलीव, हटाना था। क्या हटाना था, द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स का दुख कम करना था। चंपारण का इवेंट का उद्देश्य ये था, ना कि सरकार को अपोज करना, ये उद्देश्य नहीं था। दिस वॉज अ टिपिकल गांधी पैटर्न, और यही गांधी जी का काम करने का तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरविंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। वो उनका जो पॉलिटिक्स था, उनका जो काम करने का तरीका था, वो प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ा हुआ था। कोई भी काम करते थे तो वो आम जीवन का जो प्रॉब्लम्स है उसको भी सुलझाने का कोशिश करते थे उसी में। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। तो उनका जो लॉयल्टी था, निष्ठा था, वो आइडियाज़ के प्रति नहीं था। वो सिर्फ आइडियाज़ पे बिलीव नहीं करते थे कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। वो उनका जो लॉयल्टी था वो लिविंग ह्यूमन बींग्स की तरफ था। मतलब इंसान को एक बेहतर जीवन जीने के लिए क्या चीज़ चाहिए, वो चीज़ उनके प्रति उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे वो, ना कि सिर्फ आइडियाज़ के ऊपर।
एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है आइडियाज़। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड मेक इंडिया फ्री। गांधी जी का हर जो काम जो गांधी जी करते थे उसमें वो कोशिश करते थे टू मोल्ड मतलब टू मेक अ न्यू फ्री इंडियन। कोशिश करते थे कि कोई इंसान है वो हमेशा नया हो, और नया मतलब उसका सोच नया हो, और फ्री इंडियन हो, वो हमेशा आज़ादी की तरह सोचे, वो आज़ाद रहे, किसी चीज़ का दबाव में ना रहे। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैरों पर खड़ा हो, ऐसा इंडियन बनाना चाहते थे वो। एंड डज मेक इंडिया फ्री, और अगर ऐसा इंडियन होगा जो फ्री होगा, जो अपने पैरों पे खड़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली पूरा इंडिया भी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. तो जब चंपारण का जो ये एक्शन हो रहा था, ये घटना घट रहा था, तब एक इंसान थे जिनका नाम है चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज। ये क्या थे, एक अंग्रेज थे, और ये पैसिफिस्ट मतलब इनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था। ये कैसे इंसान थे, तो वो गांधी जी के फॉलोअर बन गए थे इस समय के दौरान, और वो क्या किए थे, केम टू बीट गांधी फेयरवेल। वो गांधी जी को क्या कहते हैं, फेयरवेल मतलब बाय बाय बोलने आए थे, बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स, क्योंकि उनका अब ड्यूटी कहाँ पे लग गया था, फिजी आइलैंड्स में लग गया था। तो वो वहाँ पे जाने से पहले गांधी जी को फेयरवेल बोलने आए थे, बाय बाय बोलने आए थे। गांधी लॉयर फ्रेंड्स, तो गांधी जी के जितने भी वकील जो दोस्त थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद और भी 2-3 ठो नाम था, वो लोग थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण। वो लोग सोचे कि ये काफ़ी अच्छा होगा कि एंड्रयूज हमारे साथ ही चंपारण में रुक जाए, एंड हेल्प देम, और हमारा मदद करे। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड, और एंड्रयू इस चीज़ के लिए राजी भी था अगर गांधी जी चाहते तो। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी पूरे ज़ोर शोर से अपोज किए। वेहेमेंटली मतलब इंटेंसली, काफ़ी ज़ोर शोर से इसका अपोज किए कि हमें किसी का मदद नहीं चाहिए। ही सेड, गांधी जी बोलते हैं, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। गांधी जी बोलते हैं कि क्या आप लोगों को ये लगता है कि ये अनइक्वल फाइट, एक तरफ अंग्रेज बहुत ही पावरफुल और एक तरफ ये लोग बहुत ही कमज़ोर, तो ये अनइक्वल फाइट में क्या ये मदद करेगा, या हमारे पास सिर्फ एक अंग्रेज अगर हमारे साइड हो जाता है तो क्या हमारा इससे क्या होने वाला है। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। तो ये काफ़ी अच्छा लाइन है, और इसका मीनिंग है कि यह आपका क्या बताता है, आप कितना कमज़ोर है दिल से, ये बताता है कि आप एक अंग्रेज़ का सपोर्ट ले रहे हैं। अगर आप में इतना ही दम है तो आप अकेले लड़िए। द कॉज इज़ जस्ट, ये जो लड़ाई का जो कॉज है वो सही कॉज है, एक सही पॉइंट पर हम लोग लड़ रहे हैं। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, और आपको खुद पे डिपेंड होना होगा अपना युद्ध जीतने के लिए, ना कि किसी का सपोर्ट लेके। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज। तो गांधी जी बोलते हैं कि आप लोगों को एंड्रयूज में सपोर्ट नहीं ढूंढना चाहिए। सीक अ प्रॉप का मतलब होता है सपोर्ट। एंड्रयूज से सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, इसलिए कि वो एक इंग्लिशमैन है, इसलिए उनसे सपोर्ट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अपना लड़ाई खुद लड़ो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपका क्या दिख जाएगा, आपका कमजोरी दिख जाएगा। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, आपका कितना कमजोर हो वो पता चल जाएगा। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट। तो राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि ये गांधी जी ने हमारा एकदम मन का बात बोल दिया। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई जवाब नहीं था, ये राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। तो गांधी इसी तरीके से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा के चले गए, और वो क्या चीज़ का लेसन था, सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद पे डिपेंडेंट रहना, किसी और पे डिपेंडेंट ना होना। अपना लड़ाई है तो खुद ही लड़ना है। तो सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वेर ऑल बाउंड टुगेदर। तो 3 चीज़ था जो आपस में इंटरकनेक्टेड थी। वो 3 चीज़ क्या थी, सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पे डिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस मतलब हर एक जो इंडिविजुअल है वो इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो, उसका सोच फ्री हो, किसी के दबाव में वो ना रहे। एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और इंडिपेंडेंस का मतलब फ्री से, फियर से भी फ्री रहे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसके अंदर कोई चीज़ का डर ना हो। एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और ये जो शेयर क्रॉपर्स का मदद किए थे ये लोग, ये तीनों ही चीज़ क्या थे, आपस में इंटरकनेक्टेड थे। तो यही है फिर।